हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूशन से पीएचडी करना चाह रहे हैं या अगर आपका सपना है कि आप रिसर्च में अपना करियर बनाएं, तो आप सभी को पता है कि इन सभी सपनों को पूरा करने के लिए आपको सबसे पहले CSIR नेट GRF का जो एग्ज़ाम होता है उसको क्वालिफाई करना होता है। तो आज के सेशन में मैं आपके लिए कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आई हूँ जो ध्यान रखना है आपको अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाह रहे हैं। जैसे देखिए, जब आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो आप ध्यान देंगे कई सारे बच्चे होते हैं जो एग्ज़ाम को बहुत आसानी से क्वालिफाई कर लेते हैं, मतलब सही तरीके से जो उन्होंने टाइम अपना डिसाइड किया है 6 महीना 1 साल। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं या उन्हें काफ़ी समय लगता है। तो आज मैं कुछ उन मिस्टेक्स के बारे में और उनके सोल्यूशन के बारे में बात करूंगी जो आप में से कुछ CSIR नेट एस्पिरेंट्स करते हैं जिनसे उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप वो गलतियां ना करें और उन चीज़ों का ध्यान रखें जिनसे आपका सिलेक्शन रुक सकता है। ठीक है, अब बात आती है कि अगर आपने सोचा कि आपको CSIR नेट GRF एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, आपको इन सपनों को पूरा करना है, तो अब आपके दिमाग में एक सवाल आया कि आप किस तरीके से इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू करें, कौन सा स्टडी मटेरियल फॉलो करें, कौन सी किताबें फॉलो करें, यूट्यूब वीडियोज़ देखें या फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ें, है ना। क्योंकि आज की दुनिया में जो इंटरनेट का टाइम है, आपको पता है हर तरीके के रिसोर्सेज इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न आती है कि पढ़ाई कहाँ से शुरू की जाए, किस तरीके से शुरू की जाए, और इसमें जितना भी कंटेंट अवेलेबल है उसमें कौन सी चीज़ क्यों पढ़ी जाए, कैसे पढ़ी जाए, कहाँ से पढ़ी जाए और किसके गाइडेंस से पढ़ी जाए। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होते हैं जिनका जवाब आप ढूंढने के लिए सोचते हैं कि मैं किस तरीके से कहाँ से तैयारी शुरू करूं। तो इनमें से कुछ सवालों के जवाब जिनको ढूंढना, जो क्वेश्चन मार्क आपके सामने है, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। जिसमें मैंने 2 पॉइंट बेसिकली आज आपके लिए लिए हैं एंड आई एम टेलिंग यू, ये दोनों पॉइंट्स आपके लिए बहुत मतलब के हैं। किसी भी एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको सिलेबस की एनालिसिस करना कंपलसरी है। दूसरा, आपको PYQ के एनालिसिस करना भी कंपलसरी है। वजह क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, किसी भी एग्जाम के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं उससे आपको आइडिया लगता है कि आप इस सिलेबस को पूरा करने के लिए कौन सा कंटेंट फॉलो करने जा रहे हैं। लाइक अगर आप नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप नीट के सिलेबस की का कलेक्शन कर लेंगे, नीट लेवल की बुक्स का कलेक्शन कर लेंगे, तो उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो सिलेबस एनालिसिस मस्ट है। दूसरा जो मैंने डाला है PYQ एनालिसिस, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि जब आपके पास इतनी सारी किताबें, इतना सारा कंटेंट होता है, तो आपको ये चेक करना होता है कि इतने सारे ह्यूज कंटेंट में से जो सिलेबस आपको दिया गया है उनमें से कौन से टॉपिक्स या कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो हमारे पेपर सेटर के फेवरेट हैं, जिनको बार बार वो एग्ज़ाम में आपके पूछ रहे हैं। तो इस वजह से जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का, वो होता है PYQ को एनालाइज करना कि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनकी क्वालिटी क्या है, कितने डेप्थ में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, एंड प्लस किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। क्योंकि हर एग्ज़ाम में बहुत सारा सिलेबस होता है। लाइक CSIR नेट लाइफ साइंस भी आपको मिलता है क्योंकि लाइफ साइंस बहुत सारे स्ट्रीम्स को कवर करता है। तो सिलेबस अनडाउटली आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, बट आपको स्मार्टली ये चूज़ करना है कि जितना पूरा सिलेबस आपको दिया गया है उसमें से आपके लिए कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, किन टॉपिक्स को आपको ज़रूर से तैयार करना है। अब दूसरा चैलेंज आपके सामने आ रहा है कि आप जब PYQ एनालिसिस करने जा रहे हैं, आप ढूंढने जा रहे हैं कि किस साल में किस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चंस आए, तो आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं। या तो आप इंटरनेट पे जाएं और आप PYQs को डाउनलोड करें पेपर के फॉर्म में, या दूसरा काम आप कर सकते हैं कि आप जो कैटलिस्ट पब्लिकेशन की MCQ की बुक आती है, मार्केट में अवेलेबल है, अभी 14th एडिशन में चल रही है, जिसमें आपको सभी एग्जामिनेशन के जो पेपर्स हैं वो सेग्रीगेटेड यूनिट वाइज सेग्रीगेटेड मैनर में आपको मिल जाते हैं। तो इससे आपको क्या समझ में आएगा कि जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, किनसे कम है। ठीक है, वजह क्या होती है बच्चों कि अपने पास में बहुत सारा सिलेबस है, बहुत सारा कंटेंट है। अब जब हमने तैयारी शुरू कर दी रैंडम, तो हो सकता है हमने प्लांट टैक्सोनॉमी उठा के शुरू कर दिया हो, हमें लगा कि हम बॉटनी से हमने प्लांट टैक्सोनॉमी पढ़ी थी, या सपोज कोई और भी XYZ टॉपिक जिससे
कंपैरेटिवली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कम आते हैं, क्योंकि आप सभी एग्री करेंगे किसी भी एग्जाम के सिलेबस में जितनी भी चीज़ें मेंशन की जाती हैं उनसे कुछ पोर्शन हमेशा ऐसा होता है जो पेपर सेटर का फेवरेट होता है, और कुछ पोर्शन ऐसा होता है जिससे वो क्वेश्चंस पूछना कम पसंद करते हैं। तो हमें पीवाईक्यू को एनालाइज करके इस चीज़ का आइडिया लगाना है कि पेपर सेटर्स के फेवरेट टॉपिक्स कौन से होने वाले हैं, और हमें उनको ज़रूर से हिट करना है। बाकी टॉपिक्स हम ज़रूर से पढ़ेंगे, बट वो ऐसे टॉपिक्स जो फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, उनको हमें एग्जाम से पहले ज़रूर तैयार करके जाना है, उनको हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब ये जो स्लाइड मैंने डाली है इसके पीछे काफ़ी एनालिसिस मैंने की है। इस स्लाइड में एग्जैक्टली अगर आप देखें तो आपको 3 सर्कल्स दिख रहे हैं, और तीनों सर्कल्स में कुछ टॉपिक्स लिखे हुए दिख रहे हैं जो बच्चे CSI नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जिन्होंने सिलेबस को या पीवाईक्यू को थोड़ा भी एनालाइज किया होगा, वो इस सर्कल में दिए हुए टॉपिक्स को समझ पाएंगे, कोरिलेट कर पाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जो मैंने बोला कि सिलेबस की कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट, कुछ चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, और कुछ चीज़ें बिल्कुल ही कम पूछी जाने वाली। तो ये सर्किल का जो मिड पार्ट आपको दिख रहा है उसमें अगर आप ध्यान दें तो मैंने लाइक आइलैंड बायोजियोग्राफी का टॉपिक है फ्रॉम इकोलॉजी, रामाचंद्रन मैप है फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री, न्यूक्लिक एसिड कॉन्फर्मेशन है फ्रॉम मॉलिकुलर बायोलॉजी पोर्शन, लाइफ टेबल इकोलॉजी से, STS पेज है मेथड्स इन बायोलॉजी से, पॉपुलेशन ग्रोथ है इकोलॉजी से, डिलीशन मैपिंग है जेनेटिक्स से, सेल साइकिल का टॉपिक है फ्रॉम सेल बायोलॉजी, क्रोमोसोमल एबोरेशन इज फ्रॉम जेनेटिक्स। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स मैंने डाले हैं काफ़ी एनालिसिस के बाद जो आपके एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। आप पीवाईक्यू देखेंगे बुक जो मैंने अभी आपको दिखाई कैटलिस्ट की, तो वहाँ पे भी आपको अंदाज़ा लगेगा कि आप जब पेपर उठा के देखेंगे तो आपको दिखेगा अच्छा पेडिग्री से क्वेश्चन 2022 में पूछा गया, फिर आप पीछे गए आपने देखा 22 में अच्छा पेडिग्री का क्वेश्चन यहाँ भी आया हुआ है, 2020 का पेपर आपने देखा 4 मार्क्स में फिर पेडिग्री आपको दिख रही है। तो ये एनालिसिस करने के बाद आपको समझ में आता है कि भाई पेडिग्री एक ऐसा टॉपिक है, क्वेश्चन आएगा, अगर तैयार कर लिया, अगर एक हफ्ते बैठ के पेडिग्री तैयार कर लिया, हमने 12, 15, 20 क्वेश्चन कर लिए पेडिग्री के, तो एक क्वेश्चन या तो 2 नंबर का या तो 4 नंबर का आपके एग्जाम में श्योर है। तो ईमानदारी से आप उस टॉपिक को तैयार करेंगे, और अगर आप तैयार करेंगे तो आपको 100% क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आपके हैं जो ये मिड जोन में जिनको मैंने रखा, जिनको मैंने कोर एरिया बोला, जिनसे क्वेश्चंस के आने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। दूसरे जो टॉपिक्स हैं यहाँ पे मैंने कुछ मिड पेरिफेरी में और कुछ बिल्कुल ही पेरिफेरल एरिया में रखा है। ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। अब आप अगर पढ़ रहे हैं कि प्लांट में ट्रांसपिरेशन कैसे होता है और आप लगे हैं 4 दिन, जैसे मैंने शुरू में बोला कि आप प्लांट टैक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं, अब आपने पढ़ लिया, आपने अपने प्रिपरेशन जो आपका 5 या 6 महीने का टेन्योर था आपने 1 महीने उसमें लगा दिया, क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, फायदा आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये चेक करना है कि कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है। अब ये एनालिसिस आपको अभी बहुत सिंपल लग रही होगी, बट एग्जैक्टली जब आप पीवाईक्यू एनालिसिस करने बैठेंगे तो थोड़ी सी चीज़ें ट्रिकी होती हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं और आपको एनालाइज करना इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो आप कोशिश करेंगे। बाकी हमने आपके लिए काफ़ी सारी एनालिसिस की है कैटलिस्ट टीम ने, जो कि इस फील्ड में 20 साल से है, और एग्जैक्टली हम पूरी तरीके से पेपर पैटर्न को फॉलो करते हैं, क्या पेपर में चेंजेस आ रहे हैं उन सब चीज़ों को भी एनालाइज करते हैं। और हमने काफ़ी एनालिसिस के बाद कुछ बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे निकाल के हम लाए हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी आपके एग्ज़ाम में पूछी जाने की बहुत ज़्यादा है। तो हम आपके लिए एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक की, जिसमें हमने अपनी पूरी एनालिसिस की है, बहुत सारा एफर्ट्स हमने इसमें डाला है, और हमने बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स लिए हैं सभी यूनिट से, इंक्लूडिंग जेनेटिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, मेथड्स इन बायोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी एक्सेट्रा। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं उन सभी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, जिनसे क्वेश्चंस की आने की जो फ्रीक्वेंसी है वो मोर देन 95% है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो सीरीज होने वाली है ये आपके लिए कितनी यूजफुल होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप अननोइंगली छोड़ के चले जाते हैं और पता चलता है कि CSIR के जो पेपर सेटर हैं वो बैठे हैं कि भाई इसी से क्वेश्चन बनाना है। जैसे मैं रामाचंद्रन मैप का बोलूँ, कोई पेपर आपका नहीं कि उससे क्वेश्चन आपको ना मिले। ऐसे मैं पेडिग्री की बात करूं, एंजाइम काइनेटिक्स की मैं बात करूं, है ना, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनकी पूरी एनालिसिस हमने की है और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हमने निकाले हैं। ठीक है, तो ये सीरीज हर एक CSIR नेट लाइफ साइंस एक्सपीरियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप खुद भी देखेंगे, रिवाइज करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ में जो भी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं
उनके साथ इनको जरूर शेयर करेंगे। डेफिनेटली इस सीरीज से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। एक पॉइंट और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी, वो ये है, जैसे अगर आपने अभी लास्ट एग्ज़ाम दिया हो तो पेपर आपने देखा होगा आई एम श्योर, और आपने एक चीज़ और अगर आपने नोटिस की हो तो पिछले 3-4 एग्जामिनेशन से थोड़े बहुत टॉपिक्स, अगर मैं बोलूँ तो 10 to 15% टॉपिक्स आपको ऐसे देखने को मिलते हैं पेपर में जिनकी नॉलेज जनरल बुक्स में आपको नहीं मिलती है। जो रेस्पेक्टेड बुक्स हैं आपके डिफरेंट एरिया की, उन्होंने कुछ और भी बुक्स को इंक्लूड करा है जो नॉर्मली अभी तक जिनसे वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे उनके अलावा भी कुछ किताबों से कुछ नई कॉन्सेप्ट उन्होंने ली है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक सिंपल सा टॉपिक लेना चाहूँगी आपके लिए। अभी लेटेस्ट एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था जिब्रेलिक एसिड की बायोसिंथेसिस से, राइट। देखो जिब्रेलिक एसिड एक प्लांट फिजियोलॉजी का टॉपिक है, प्लांट हार्मोन है जो प्लांट की ग्रोथ डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जिब्रेलिक एसिड हमेशा से पूछा जाता था आपके एग्जाम में, मैं अभी दिखाऊंगी भी क्वेश्चन आपको, तो हमेशा से बड़ा फेवरेट रहा है CSIR का, DBT का, गेट का, सभी एग्जाम में पूछा जाता था, ठीक है। इस बार उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा वो अभी तक 10 सालों में अगर आप उठा के क्वेश्चन देखें तो वो क्वेश्चन उन्होंने कभी नहीं पूछा था। कुछ नए टाइप की कॉन्सेप्ट जो अगर आप देखें, जो बेस्ट बुक्स हैं प्लांट फिजियोलॉजी की जिसमें टैज एंड जेगर का नाम सबसे पहले आता है, वो इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ भी नहीं मिलेगी। तो पिछले मैं बोलूँ अगर 3-4 सालों में कुछ चेंजेस आए हैं CSIR में कोविड के बाद से। पहले तो आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में शुरू हुआ दिसंबर 19 के बाद से, उसके बाद पेपर आपका 2 शिफ्ट में होने लगा, तो कुछ एरिया को जो कवरेज था वो थोड़ा सा पहले से चेंज किया है उन्होंने, और एग्ज़ाम की नॉवेलिटी को मेंटेन करने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे टॉपिक्स को भी इंक्लूड किया है जो जनरली नहीं पूछा करते थे वो, ठीक है। तो अभी आपके लिए चैलेंज फिर आएगा कि अच्छा ऐसे टॉपिक्स को हम कहाँ से पढ़ें, राइट। तो या तो आप बहुत सारे बुक्स ढूंढें, उसको रीड करें, फिर एनालाइज करें कि भाई ये टॉपिक्स कहाँ से पूछा गया, या दूसरा काम आप कर सकते हैं जिससे आपकी मेहनत बचेगी, जो मेहनत हमने आपके लिए की है, जो कैटलिस्ट पब्लिकेशन की थ्योरी बुक्स हैं जिनको हम हमेशा अपडेट करके लिए, इवन MCQ की बुक है जिनका हम हमेशा आपके लिए अपडेट करके लाते हैं, तो इन थ्योरी बुक्स में वो टॉपिक्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे जो इन जनरल कंटेंट जो आपके पास में है वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, या जो मोस्ट पॉपुलर बुक्स हैं उनमें भी कई बार नहीं दिया गया है। मैं गारंटी के साथ मैंने जो अभी आपको पॉइंट 2 बताए, ऐसे नाइट्रोजिनेस की कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में पूछी गई है। नाइट्रोजिनेस एंजाइम जो है जिसके कुछ सब फॉर्म्स आपको देखने को मिलते हैं, तो उसकी कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन बिल्कुल यूनिक सा आपके एग्जाम में पूछा गया था जिसकी नॉलेज आपको जनरल बुक्स में नहीं मिलेगी। तो ये कंटेंट आपको कैटलिस्ट की पब्लिकेशन की जो बुक्स हैं थ्योरी की वहाँ पे मिल जाएगा। आप चाहें तो इन बुक्स को जो है अमेजन, फ्लिपकार्ट या बुक स्टोर से बाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो सीरीज हम लेके आ रहे हैं वो कितनी यूजफुल होने वाली है आपके लिए, और इस सीरीज के कुछ मैं ग्लिम्स आपको कुछ है ना, जो टॉपिक्स हम ले रहे हैं ना उनके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगी, तो थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा कि जो हम पढ़ाने जा रहे हैं इस सीरीज में, जो टॉपिक्स हम आपके लिए लेके आए हैं वो एग्जैक्टली आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे क्वेश्चन सच में आते हैं या आप देख पाएंगे इन स्लाइड्स के थ्रू। जो मैंने अभी आपको जिब्रेलिक एसिड बायोसिंथेसिस कॉन्सेप्ट बताई, ये जो कॉन्सेप्ट आपकी है इसमें पूछा गया था कि जो जिब्रेलिक एसिड की बायोसिंथेसिस फंजाई में उसमें किस तरीके के एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, पाथवे एग्जैक्टली क्या होता है, ये आपको टैज एंड जेगर में भी नहीं मिलेगा, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको कैटलिस्ट की थ्योरी बुक में मिलेगा जो हमने एफर्ट करके बहुत अच्छी जगह से कलेक्ट किया है जहाँ पे भी ये चीज़ें दी थी, राइट। नेक्स्ट जो टॉपिक मैंने यहाँ पे लिया है आप देख सकते हैं, ये जिब्रेलिक एसिड की सिग्नलिंग का है, बहुत फेवरेट है CSIR का। CSIR के पेपर सेटर को ना जिब्रेलिक एसिड बहुत पसंद है, और हमने बहुत सारे एनालिसिस करके इस चीज़ को समझ लिया है जो आपके लिए यूजफुल होगा अगर आप इस सीरीज में जुड़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेला रिप्रेसर की जो कॉन्सेप्ट है जिब्रेलिक एसिड की, सितंबर 22 का जो पेपर आपका था, दोनों शिफ्ट में आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। नवंबर 20 का पेपर था, वहाँ पे भी आपको जिब्रेलिक एसिड मिल रहा है, TCD से की कॉन्सेप्ट से कोरिलेट किया गया है। नवंबर 20 का जो सेकंड सेशन था वहाँ पे भी आपको दिख रहा है GID रिसेप्टर, डेला रिप्रेसर, है ना, किस तरीके से जिब्रेलिक एसिड की बाइंडिंग हो रही है, तो बहुत पसंद आ रहा है ये CSIR के पेपर सेटर को, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम अगर आप देखें, दिस इज फ्रॉम DBT GRF का ये पेपर है, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे भी उन्होंने जिब्रेलिक एसिड को पूरा जितने भी इसके फंक्शनल रोल थे सब पूछ डाला है, ठीक है। मतलब एक तैयारी से सभी एग्जाम्स आपके, मतलब एक टॉपिक आप तैयार कर रहे हैं जो आपके बाकी के एग्जाम्स में भी आपको हेल्प करने वाले हैं। इवन आप सितंबर 22 का ये पेपर देखें,
यहाँ पे फाइटोक्रोम की भी ऐसी ही कॉन्सेप्ट है जो पूछी जा रही है बार बार। ऐसे और भी कई सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे डाले हैं। ये फाइटोक्रोम का ही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है जो आपको सितंबर 22 के दोनों सेशन में आपको देखने को मिला। आप ध्यान दीजिए, एग्जाम दो मीटिंग में हो रहा है। अब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं ना जिनको ने मॉर्निंग में भी पूछा, इवनिंग में भी पूछा, 2022 में भी पूछा, 21 में भी पूछा, 20 में भी पूछा और 19 में भी पूछा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं तो उन्हें ज़्यादा पसंद है, तभी उनको बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एक टॉपिक आपको यहाँ पे दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इसके इनहिबिटर्स। इसमें भी एक बहुत नई कॉन्सेप्ट, एक नया इनहिबिटर पूछा था इन्होंने ETC का, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो लाइट रिएक्शन आप प्लांट में पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में, ये उससे टॉपिक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो हम जेड स्कीम पढ़ते हैं, है ना, जो फोटोलिसिस वाटर की होती है, वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ जो इलेक्ट्रॉन करियर्स इन्वॉल्व होते हैं और फाइनली NADPH और ATP बनता है। तो जो पाथवे है उसको बार बार पूछा आता है CSIR, बार बार पूछता है CSIR, और बाकी के एग्जाम में भी पूछा आता है, जैसे गेट बॉटनी वाले पेपर में भी। एज वेल एज यहाँ पे कुछ इनहिबिटर्स आप पढ़ते हैं, इंक्लूडिंग पैराक्वेट एटसेट्रा, DMIB एटसेट्रा, तो उस पर भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते हैं। और एक इनहिबिटर जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, DBMIB, ये भी कुछ नई चीज़ है जो आपको प्लांट फिजियोलॉजी के टाइजर जेगर में नहीं मिलने वाली, बट ये कॉन्सेप्ट भी आपको जो कैटलिस्ट पब्लिकेशन की थियरी की बुक है वहाँ मिल जाएगा, क्योंकि हमने जो भी सोर्सेस बेस्ट पॉसिबल हो सकते थे वहाँ पे इन सभी न्यू कॉन्सेप्ट्स को भी यहाँ पे इंक्लूड किया है, राइट। ऐसे आपको बहुत सारे और क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और भी टॉपिक्स के, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी ETC का ही क्वेश्चन है ना, जो काफ़ी पसंद आता है CSIR वालों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोटो रेस्पिरेशन का है। फोटो रेस्पिरेशन भी एक ऐसा टॉपिक है जिससे अभी पिछले कई एग्जाम्स में खूब क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, 2 मार्क्स में भी और 4 मार्क्स में भी। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आप C3 C4 कैम प्लांट्स, ये मैंने एक पर्टिकुलर यूनिट का लिया है, बाकी यूनिट्स में भी सेम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि कुछ टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस। सो दिस इज ऑल अबाउट C3 C4 कैम प्लांट्स। ये भी CSIR में बहुत पूछा जाता है, गेट में पूछा जाता है, DBT में पूछा जाता है, इवन ICMR में भी पूछ लिया जाता है चीज़ें। तो ये टॉपिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके इन्हीं पार्ट से पूछे गए हैं कि C3 साइकिल की मैकेनिज्म क्या होती है, कहाँ पे कार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन है, कहाँ पे रीजनरेशन की रिएक्शन है, कहाँ पे रिडक्शन की रिएक्शन है, और किस जगह पे कितने एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, या कौन सी रिएक्शन किस सेल में चल रही है, कहाँ पे मीजोफिल सेल है, कहाँ पे बंडल शीथ सेल है, एटसेट्रा। ठीक है, तो इस सब तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। ये क्वेश्चन आप और भी देख सकते हैं। सितंबर 22 मैंने विद ईयर क्वेश्चंस डाले हैं। ठीक है, तो पहली जो सीरीज में आपको जो पहला यूनिट मिलने वाला है वो होने वाला है प्लांट फिजियोलॉजी का, जिसमें मैं ऐसे कई सारे टॉपिक्स आपके लिए लेके आने वाली हूँ। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज ऑल अबाउट जिब्रालिक एसिड बायोसिंथेसिस, जिससे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, और जो न्यू कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताई वो कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे मैंने इंक्लूड की है। एज वेल एज यहाँ पे आप देख सकते हैं जिब्रालिक एसिड का सिग्नलिंग पाथवे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कोई पेपर है नहीं जिसमें इससे क्वेश्चंस आपको ना मिले, तो आपको करना ही करना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो जेड स्कीम की मैंने बात करी, सीक्वेंस पे, इनहिबिटर पे, है ना, पाथवे पे, इन सब पे इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत स्कोरिंग है। C3 प्लांट, अगेन C4 प्लांट्स है, कैम प्लांट्स है, फोटो रेस्पिरेशन है, फाइटोक्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर मिलता है क्वेश्चन आपको, प्लस फाइटोक्रोम की सिग्नलिंग, फाइटोक्रोम का रोल कि सीड से लेके प्लांट तक के बनने में फाइटोक्रोम जो रिसेप्टर है, फोटो रिसेप्टर, वो किस तरीके का रोल प्ले कर रहा है, प्लस इसकी सिग्नलिंग कैसे हो रही है, ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, PRPFR। ठीक है, दूसरी सीरीज जो बायोकेमिस्ट्री की है, जिससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, और अगेन यहाँ पे भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमने प्रॉपर एनालिसिस किया आपके लिए, सो दैट आपका टाइम बचे और आप उन टॉपिक्स से ना रह जाएं जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो लाइक यहाँ पे आप प्रोलीन का एक सिंपल सा टॉपिक मैंने लिया है। प्रोलीन के अलग अलग डायमेंशन हम लोग कवर करेंगे, रिलेटेड टू रामाचंद्रन मैप, रिलेटेड टू पायरोलिडीन रिंग, रिलेटेड टू सिस ट्रांस स्ट्रक्चर, रिलेटेड टू बीटा टर्न, क्योंकि प्रोलीन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो बाकी से बिल्कुल अलग कैरेक्टर रखता है, और शायद ये वजह है कि CSIR इसको बार बार पूछता है, क्योंकि ये काइंड ऑफ एक्सेप्शन है। तो इससे रिलेटेड पूरी स्टडी हम लोग करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आप यहाँ पे देख सकते हैं PKR की कॉन्सेप्ट, जो टाइट्रेशन से रिलेटेड है। इस पे भी क्वेश्चंस अभी रीसेंट एग्जाम में अगर आप देखें तो काफ़ी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो इसको भी फ्रॉम बेसिक टू एडवांस में आपके साथ में कवर करूंगी इस सीरीज में।
नेक्स्ट टॉपिक अगर आप देखें तो इट्स ऑल अबाउट पीआई कैलकुलेशन, जो अगेन गेट, सीएसआईआर, डीबीटी सभी का फेवरेट है, सभी में क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। नेक्स्ट है रामाचंद्रन मैप, जिसके बिना पेपर सीएसआईआर का नहीं बनता है, कुछ से दिस, ठीक है। मिकेलिस मेंटन काइनेटिक्स है, इस पे भी क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल्स मिलते हैं, ग्राफ मिलते हैं। तो ऐसे कई और भी टॉपिक्स मैंने लिए हैं यहाँ पे, इंक्लूडिंग ये डिक्सन प्लॉट की कॉन्सेप्ट है जो अभी नई पूछी जाने लगी आपके एग्जाम में पिछले 2-3 बार से, है ना, वो भी यहाँ पे मैंने लिया है। लाइनवियर-बर्ग प्लॉट, स्पेसिफिक एक्टिविटी है, स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी है, एटसेट्रा। ऐसे कई भी टॉपिक्स और हमने लिए हैं जो आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। सो इसी तरीके से जेनेटिक्स की सीरीज है, इकोलॉजी की है, मॉलिकुलर बायोलॉजी की, सेल बायोलॉजी की, मेथड्स इन बायोलॉजी की, डेवलपमेंटल बायोलॉजी की, ये बाकी सीरीज भी हम आपके लिए लेके आएंगे जिसमें हम सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कलेक्ट करेंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे। आपको करना क्या है कि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसको आप पढ़िए, बट ये टॉपिक्स को आप जरूर से पढ़िए, ये मेरा आपके लिए सजेशन है, राइट, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब ये टॉपिक्स आपको मिलने कैसे वाले हैं, तो इसके लिए आपको कैटलिस्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। कुछ वीडियोज़ आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में 3 बजे के अराउंड ये वीडियोज़ आपको मिलेंगे आपके चैनल पे, और संडे को कुछ लाइव सेशन भी हम लोग लेके आएंगे जिसमें हम इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको कराएंगे। तो आप चैनल सब्सक्राइब करिए और जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसको जरूर से प्रेस करिए, तो नई कोई भी अपडेट होगी वो आपको, उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो जरूर से जुड़िए इस सेशन में, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ये सभी एस्पिरेंट्स के लिए जिनका टारगेट है जून 23 का, और जो अपने असिस्टेंट प्रोफेसर, साइंटिस्ट या रिसर्चर बनने के सपने को पूरा करना चाहते हैं। सो ऑल द बेस्ट।